मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश खारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहला है हैलोजनीकरण। अंधेरे में ईथर क्लोरीन से अभिक्रिया कर अल्फा प्रतिस्थापित उत्पाद देता है, जबकि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ईथर के सभी हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे दर्शाई गई है। यदि लाइट की एब्सेंस में रिएक्शन हो रही है, डार्क में रिएक्शन हो रही है, अंधेरे में यदि रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ, फिर अल्फ़ा डैश हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन से आपको अल्फ़ा डैश क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड ईथर जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन जब हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर सभी जो हाइड्रोजन है ईथर के ऑल आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द हैलोजन एंड पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाई जाती है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, जिसमें सभी हाइड्रोजन ईथर के क्लोरो के द्वारा या क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ईथर ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर ऑक्सोनियम लवण देता है, जबकि कमरे के ताप पर जलवकटन द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और यदि अभिक्रिया कमरे के ताप पे करवाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन हो रही है, उस कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे जब अभिक्रिया होती है तो उस कंडीशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ईथर से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। PCl5 से अभिक्रिया। PCl5 से जब अभिक्रिया होती है तो उस कंडीशन के अंदर एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड साथ में बन जाता है। तो जब हम ईथर को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो RCl फॉर्मेशन जो है वो दिखाया गया है, और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ईथर सबसे पहले, क्योंकि PCl5 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है और ईथर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, तो ईथर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, उसको PCl5 के साथ अटैच होता है। और फाइनली यहाँ पे जो है अल्किल कार्बोकैटायन एलिमिनेट होगा। सेकंड स्टेप में फर्दर अल्किल कार्बोकैटायन एलिमिनेट होगा, Cl माइनस अलग होगा, और R प्लस Cl माइनस रिएक्शन करके अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे, और साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको वो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा। अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया। ईथर की अभिक्रिया ElCl3 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगेन एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की मेथड है। अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ में ElCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, RCl का फॉर्मेशन होता है, एंड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ RCl एस्टर विल फॉर्म। यहाँ पे एस्टर का साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे एस्टर आपको प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म यदि देखें तो एल्किल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड ElCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एसिल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। एसिल कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ की तरह अटैक करता है, एंड फाइनली इसमें से R प्लस का एलिमिनेशन होता है, और R प्लस एलिमिनेशन के साथ में एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। जो R प्लस बना है वो AlCl4 के साथ में रिएक्शन करके अल्किल क्लोराइड तथा ElCl3 का फॉर्मेशन कर देता है। ElCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। जिस तरह से एसिटिक क्लोराइड से अभिक्रिया हो रही है, उसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होती है। इस ईथर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड ZnCl2 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से जब अभिक्रिया करेगा तो उस कंडीशन में एस्टर प्राप्त होता है। जो वो रिएक्शन जो है वो भी एक उसी तरह की अभिक्रिया जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिएक्शन को दर्शाया गया है। ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड से ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। मैकेनिज्म वही है जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ के ऊपर ईथर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ की बात अटैक कर रहा है। यहाँ पर भी एसिटिक एनहाइड्राइड का जो कार्बोनाइल कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उस पर ईथर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ की तरह अटैक करता है, और अटैक के बाद में शिफ्टिंग होती है और एस्टर आपको फाइनली प्राप्त हो जाता है बॉन्ड शिफ्टिंग के थ्रू।
आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एस्टर प्राप्त होता है। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया जैसे कि HCl के साथ में अभिक्रिया या HI के साथ अभिक्रिया, ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सोनियम लवण जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हो रहा था, उसी तरह से ठंडे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सोनियम लवण प्राप्त होता है। कमरे के ताप पर एल्किल हैलाइड तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। उच्च ताप पर केवल एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि रिएक्शन ठंडे HCl ठंडे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है तो ऑक्सोनियम लवण का फॉर्मेशन होता है, ईथर का ऑक्सोनियम लवण प्राप्त होता है। यदि कमरे के ताप में HCl से अभिक्रिया हो रही है तो एल्किल क्लोराइड तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और यदि अभिक्रिया एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन डाइथाइल ईथर की HI के साथ दर्शाई गई है तो उस अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड यानी कि एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। मिथॉक्सी समूह के आकलन की जिसैल विधि, मिथाइल ग्रुप जो है, जो मिथॉक्सी ईथर कितना प्रेजेंट है, मिथॉक्सी ईथर है या नहीं, उसके आकलन की विधि को हम जिसैल्स मेथड कहते हैं। मिथॉक्सी ईथर की अभिक्रिया HI से कराने पर मैथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। प्राप्त मैथिल आयोडाइड की वाष्प को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करने पर सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसका पीला अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। प्राप्त सिल्वर आयोडाइड की मात्रा के आधार पर उसका आकलन किया जाता है और मिथॉक्सी समूह का प्रतिशत मात्रा का आकलन किया जा सकता है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिया मिथॉक्सी ईथर की रिएक्शन यहाँ पे दर्शाई गई है, HI के साथ अभिक्रिया हो रही है 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। जैसे कि हम देख चुके हैं कि एलिवेटेड टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होती है 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन जब हो रही है तो अल्कोहल तथा मैथिल आयोडाइड प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 तरह के यहाँ पे फिनॉल प्राप्त होगा तथा मैथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। फिनॉल इज अ स्टेबल प्रोडक्ट, यू नो। मैथिल आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हो रही है। ऑब्वियसली एल्किल आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड प्राप्त हो रहा है, सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप की मात्रा का अवक्षेप की सहायता से यहाँ पे कितनी सिल्वर आयोडाइड की मात्रा जो है वो कंज्यूम हुई है उसके आधार पर हम मैथिल समूह का प्रतिशत आकलन जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेथड जिसैल मेथड कराती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर उसमें स्वतः ऑक्सीकरण होता है और ईथर पेरोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ईथर की रिएक्शन हो रही है, डाइथाइल ईथर रिएक्शन को हमने शो किया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। और लॉन्ग टाइम तक जब हम इन दोनों को संपर्क में रखते हैं, यानी कि ईथर जब वातावरणीय ऑक्सीजन के संपर्क में खुला रह जाता है, उस कंडीशन के तहत ईथर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो ईथर पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दर्शाया गया है। ईथर पेरोक्साइड विस्फोटक प्रकृति का होता है, अतः ईथर को प्रयुक्त करने के दौरान विस्फोटक परिघटना पेरोक्साइड के कारण होती है। जो ईथर को हम पुराना ईथर रखा हुआ है उसको आप यूज़ में ले रहे हो और वहाँ पे विस्फोट जब होता है तो उसका कारण ईथर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन है, जो कि ये विस्फोटक के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देता है। एक्सप्लोजन यहाँ पर हो सकता है। तो ईथर को आप प्रयोग करें उससे पहले आपको पेरोक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। इस परीक्षण में ईथर के साथ फेरस अमोनियम सल्फेट Fe+2 आयन प्रेजेंट होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम थायोसाइनेट जो है, पोटेशियम थायोसाइनेट को विलोडित किया जाता है। तो लाल रंग का प्राप्त होना ईथर में पेरोक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। पेरोक्साइड क्या कर रहा है, फेरस को फेरिक में ऑक्सीकृत कर देता है और फिर वो फेरिक जो है वो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में लाल रंग देता है आयरन थायोसाइनेट के फॉर्मेशन के कारण। इस परीक्षण में फेरस आयन अमोनियम सल्फेट का फेरस आयन फेरिक में ऑक्सीकृत हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और जो पोटेशियम थायोसाइनेट से क्रिया कर लाल रंग के फेरिक थायोसाइनेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन दर्शाई गई है। ईथर है पेरोक्साइड, ईथर पेरोक्साइड है, आयरन को फेरस को फेरिक में ऑक्सीकृत कर रहा है, जो पोटेशियम थायोसाइनेट से अभिक्रिया कर फेरिक थायोसाइनेट का निर्माण कर रहा है जो लाल रंग का होता है। तो यदि इस प्रक्रिया में अब आप फेरस अमोनियम सल्फेट मिला रहे हैं, उसके बाद में यदि पोटेशियम थायोसाइनेट मिला रहे हैं और लाल रंग यदि आ रहा है तो ईथर का प्रयोग आपको
नहीं करना चाहिए, फॉरबिडन है, क्योंकि ये विस्फोटक होगा आगे की सब्सिक्वेंट रिएक्शंस के अंदर। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ईथर पहले कार्बोनिल यौगिकों में ऑक्सीकृत होता है, जैसा कि अल्कोहल के केस में भी होता है, और जो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिल। तो ईथर अल्कोहल के समान ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो कर रहा है। अल्कोहल भी पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीकृत होता है, फिर वो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ईथर जो है वो डाइथाइल ईथर एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। फर्दर ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड BF3 की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर ईथर में अंतर्वेशित हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके परिणाम स्वरूप एस्टर प्राप्त होता है। BF3 के प्रेजेंस में ईथर डाइमेथिल ईथर की अभिक्रिया यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है हाई टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और जब भी गैसीय रिएजेंट होता है, रिएक्टेंट जब प्रेजेंट होता है तो हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर के ऊपर अभिक्रिया हो रही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CO का ईथर में अंतर्वेशन होता है और उस अंतर्वेशन के परिणाम स्वरूप आपको एस्टर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ईथर से एस्टर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। क्या है इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन? ट्राईसाइक्लिक ईथर इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन कहलाते हैं। साइक्लिक ईथर जो है, ट्राईसाइक्लिक साइक्लिक ईथर जो है उनको ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड कहा जाता है। जैसे कि ये एथिलीन ऑक्साइड, इपॉक्सी एथीन, एथिलीन ऑक्साइड इसका नाम है फर्स्ट वाला, और इसका IUPAC नेम जो है इपॉक्सी एथीन या इपॉक्सी इथीन जो है, इथेन इसका IUPAC नाम है। दूसरा जिसमें यहाँ पे दूसरा जो है वो प्रोपिलीन ऑक्साइड यहाँ पे दर्शाया गया है। एथिलीन ऑक्साइड के बाद में प्रोपिलीन ऑक्साइड, इससे 1,2 इपॉक्सी प्रोपीन, 1,2 पे ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका आंसर 1,2 इपॉक्सी यानी कि साइक्लिक सिस्टम है। और थर्ड कार्बन CH3 है यानी कि 1,2 इपॉक्सी प्रोपीन या मैथिल ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन इसका एथिलीन ऑक्साइड को ऑक्सीरेन कहा जाता है। इसमें मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, एक हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका आंसर से मैथिल ऑक्सीरेन के नाम से भी जाना जाता है। फिर ब्यूटिलीन ऑक्साइड, ब्यूटिलीन ऑक्साइड में अब 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, और यहाँ इसे हम कहें कि 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन, 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन, यहाँ पर अपन कहें डाइमेथिल ऑक्सीरेन जो है वो यहाँ पर होगा। और अगला फिर 1,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन जो है वो भी 1,1 डाइमेथिल ऑक्सीरेन यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे 1,2 डाइमेथिल ऑक्सीरेन और ये 1,1 डाइमेथिल, यहाँ पे 2,3 नहीं होगा, ये जो 2,3 लिखा है यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीरेन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीरेन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये 1,1 डाइमेथिल ऑक्सीरेन होगा। और यहाँ पे दूसरे में 1,1 डाइमेथिल ऑक्सीरेन, यहाँ पे 1,1 डाइमेथिल और यहाँ पे 1,2 डाइमेथिल ऑक्सीरेन नॉमेनक्लेचर में यूज़ में लिया जाएगा। तो इसी के साथ बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे इपॉक्साइड। थैंक यू वेरी मच।